हेलो एवरीवन। हम लोग जैसा कि अपनी पढ़ाई कर रहे थे एनआईएस से रिलेटेड। कौन सी क्लास के रिलेटेड? एनआईएस क्लास 12 का हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने सब्जेक्ट कौन सा रखा था अपना? पॉलिटिकल साइंस, या इसी को आप हिंदी में क्या कहेंगे? राजनीति विज्ञान। ठीक, तो हम एनआईएस की क्लास 12 से सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे और इस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। मतलब जो स्टार्टिंग बातें रही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पहली वाली क्लास में, जिसको हमने पार्ट 1 करके समझा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। मतलब इस वाली क्लास में हम लोग जो बातें रह गई थी उन सब बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली क्लास के आगे की क्लास है, एक तरह से आप देखें तो क्लास नंबर 2 है ये आपकी, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 10। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है चैप्टर नंबर 10। तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं 12th क्लास से एनआईओएस में, और इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक, हिंदी में संघीय कार्यपालिका। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को अपनी। तो ध्यान से आप लोग समझिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास में क्या देखा था? इससे पहले वाली क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट अथवा राष्ट्रपति महोदय के बारे में समझ चुके थे कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं, जिसके कारणवश हमने आपको बताया कि हमारा देश एक सोवरन कंट्री है, रिपब्लिक है। ठीक है, ये सब बातें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट को हमने समझा था। प्रेसिडेंट के बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब अहर्ताएं क्या क्या हैं। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी कह लीजिए, क्वालिफिकेशन कह लीजिए। तो उसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें देखी थी जो जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट हमने अभी पढ़ा है कि भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन है और कोई राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो चुनाव होता है, जो उसका इलेक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता वोट नहीं करती है। दैट मीन्स हम जितने भी नागरिक हैं, हम लोग सिटीजन जो हैं भारत के, हम लोग वोट नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली वोट करते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली वोट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इनडायरेक्टली वोट करने का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली वोट करने का मतलब है हिंदी में अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग वोट करते हैं। कौन हम लोग? मतलब सिटीजन, हम जितने भी सिटीजन हैं, हम जितने भी नागरिक हैं भारत के। अब ये इसका मतलब क्या हुआ अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली? देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। हम लोगों ने जिन भी नेताओं को, जिन भी विधायकों को, जिन भी सांसदों को चुना है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होते हैं, मतलब जिन्हें हिंदी में विधायक कहते हैं, ठीक उसी तरह जो केंद्र में होते हैं उनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद भी कहते हैं। तो इनको तो हम लोग चुनते हैं। आप सभी ने सुना होगा भाई, विधायक में चुनाव में आप किसे वोट देना चाह रहे हैं, है ना? और इसी तरह से आपने सांसद के भी चुनाव में देखा होगा, खुद वोट डालते हुए अपने आप को या अपने आसपास चहल पहल आपने देखी होगी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई एक तरह से उसके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, आइए आप सभी मिल करके इसमें वोट डालें। ऐसा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ऐसा है, हमने जिन सांसद और विधायकों को चुना है, यही सांसद और विधायक आगे जा करके
राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप हुआ, इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली हम नहीं डाल रहे हैं, हम अपने बदले पर जिसको हमने अपना एक तरह से उत्तराधिकारी कह सकते हैं, या जो हमारे लिए आगे हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो हमारे हित में सोचता है, ऐसा हम मानते हैं, तो वही विधायक या सांसद जिसे हमने चुना है वो हम लोगों को वहां जाकर के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे बदले के वोट एक तरह से अब वो डाल रहे हैं, वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी बात को हम आगे समझेंगे। ठीक, तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनडायरेक्टली वोट होता है जनता का। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव होता है। इलेक्शन प्रोसीड्यूर, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं चुनाव प्रक्रिया। किसकी चुनाव प्रक्रिया भाई? राष्ट्रपति की। मतलब राष्ट्रपति के जब इलेक्शन होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। चलिए इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि भाई वोट कौन कौन डाल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं राष्ट्रपति चुनाव की बात करूं तो इसमें वोट कौन कौन डाल सकता है, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी है और बहुत इजी भी है। डिफ़िकल्ट तब है अगर आपने ध्यान से क्लास को नहीं समझा, समझ रहे हैं, और इजी तब है जब आपने क्लास को इजीली और पूरे ध्यान पूर्वक समझा है। तो ध्यान लगा करके समझिएगा, आपको इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता कतई भी नहीं पड़ेगी अगर समझ में लिया आपने एक बार अच्छे से। ठीक है, तो देखो चुनाव प्रक्रिया, अब इसमें भाग कौन लेता है, मतलब इसमें वोट कौन कौन डाल सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, और पार्लियामेंट के। अब इस बात को आप हिंदी में कैसे कहेंगे? इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य कहाँ के? एक हम लिखेंगे संसद के, मतलब ये पार्लियामेंट वाला, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप क्या बोलेंगे? राज्य विधान सभा। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स या निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे जो स्टेट होते हैं, मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं, इन सब राज्यों की अपनी अपनी क्या है? विधानसभाएं हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या है हमारे देश में? पार्लियामेंट, जिसको आप संसद के नाम से भी जानते हैं। और इस संसद के अंदर दो सदन आते हैं, मतलब दो हाउस आते हैं। एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्य सभा। ठीक,
विधानसभा राज्यों में होती है, आप सभी को मालूम है अच्छे से, ठीक है। प्रत्येक आपके राज्य में, आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होगी आपके राज्य में एक विधानसभा जरूर स्थित होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, चाहे कोई सा भी स्टेट है, जैसे राजस्थान है तो उसकी अपनी विधानसभा है, गुजरात है तो उसकी अपनी विधानसभा है, मध्य प्रदेश है उसकी अपनी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश है उसकी अपनी विधानसभा है। इस तरह से जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सबकी अपनी अपनी विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम सेंटर में बात करें, मतलब केंद्र स्तर पर, तो हमारे यहाँ होती है संसद, और यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो मेंबर्स विधानसभा में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक उसी प्रकार जो मेंबर्स लोकसभा या राज्यसभा के होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सांसद। क्लियर है इतनी बात? तो जो स्टेट में है उसको आपने कहा विधानसभा, इस विधानसभा के जो सदस्य हैं उसको कहा आपने विधायक, और इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं आप? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो ये सांसद है इसको क्या कह देते हैं? M.P, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर बात? तो आपने मोटे मोटे तौर पर दो बातें तो देख ली कि भाई आपके पर्टिकुलर राज्य में क्या है, विधायक है विधानसभा का, और केंद्र की बात करते हैं हम, जो पूरे भारत पे मान्य होता है, तो वो क्या कहलाती है? संसद। संसद के जो सदस्य हैं उनको हम सांसद कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ये विधायक हैं, आप यहाँ पर दो चीजें जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो ये विधायक हैं, ये जो विधायक हैं और जो ये सांसद हैं, ये तो आप समझ गए कौन क्या क्या है। अब ये जो विधायक होते हैं ये दो तरीके से बनते हैं। अब सर इसका मतलब क्या होगा दो तरह से? कैसे? समझो इस बात को। एक वो होते हैं जो इलेक्शन जीत करके बनते हैं, इलेक्शन में उठते हैं, चुनाव में उठते हैं, जनता इनको वोट डालती है, जो ज्यादा वोट पाता है वो पर्टिकुलर क्षेत्र का विधायक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों को मनोनीत करा जाता है, मतलब नॉमिनेट। आप ऐसे समझ लीजिए, इनको इच्छा अनुसार बना दिया जाता है विधायक। ये कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते हैं, ठीक है। ये आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डीपली। यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझो कि आपके जो विधायक हैं ये भी दो तरीके से बनते हैं। एक वो लोग जो चुनाव में भाग लेते हैं, जनता उनको वोट डालती है, जो भारी वोटों से जीतता है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विधायक बन जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी विधायक बनाए जाते हैं जो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ते हैं, कुछ स्पेशलिटीज के कारण उनको विधायक या आपका जो स्टेट है वहां पर MLA बना दिया जाता है। तो आप मोटे मोटे तौर पे समझ गए, विधायक आपके दो तरीके से बना जाता है, एक इलेक्शन से, एक नॉमिनेटेड से, ठीक है। तो इसी इलेक्शन वाले को क्या कहते हैं? निर्वाचित सदस्य। और जो ये नॉमिनेट है, इस नॉमिनेट वाले को क्या कहते हैं? मैं अब यहाँ पर लिख देता हूं, मनोनीत। मनोनीत सदस्य हिंदी में, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्टेड हो गया, एक नॉमिनेट हो गया विधायक। आई बात समझ में? अब ठीक इसी तरह जो ये सांसद मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, मैं सांसद वाले को अलग कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैंने लाइट ब्लू से कर दिया। अब देखो ये सांसद है, मैं यहाँ पर ये इसकी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सांसद जो हैं आपके, ये भी दो तरीके से बनते हैं। कौन से दो तरीके से? सेम इन्हीं दो तरीके से। कुछ चुनाव जीतते हैं इलेक्शन से, और कुछ लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है, बिना चुनाव के ही उनको सांसद बना दिया जाता है। गौर फरमाइएगा इस बात पे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ध्यान लगाया तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सांसद भी ठीक
विधायक या विधानसभा के सदस्यों के भांति ही दो तरीके से बनते हैं। एक वो लोग जो लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, एक वो लोग जिनको बिना इलेक्शन के ही सांसद बना दिया जाता है। तो भाई जो इलेक्शन करके आए उनको कह दिया इलेक्टेड मेंबर, और जो बिना किसी इलेक्शन के ही उनको सांसद बना दिया उनको कह दिया गया नॉमिनेटेड। मतलब जो इलेक्शन में आए उनको कह दिया निर्वाचित सदस्य, और जो बिना किसी इलेक्शन के बना दिए गए उनको कहा गया मनोनीत सदस्य। ठीक, मैंने आपको इजीली समझा दिया है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति को वोट कौन डालता है। ठीक है, राष्ट्रपति को वोट कौन डालता है? तो मैंने आपको बताया था इलेक्टेड मेंबर। अब आप समझ चुके होंगे इलेक्टेड मेंबर कौन है। तो इलेक्टेड मेंबर कहाँ के? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ठीक इसी तरह संसद के निर्वाचित सदस्य। सिंपल बात। अब इसको मैं साफ साफ आपके लिए लिख देता हूं दोबारा से। तो भाई हमने क्या समझा इतनी सारी बात करने के बाद? कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? सबसे पहले मोटी बात, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? हिंदी वालों आप ये लिखना, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। इंग्लिश में इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर। अब ये इलेक्टेड मेंबर कहाँ कहाँ के भाई? तो इस बात को भी जरा अच्छे से समझो। एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दूसरे पार्लियामेंट के। ठीक, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप हिंदी में क्या कह देंगे? आपकी विधानसभा। पार्लियामेंट को आप हिंदी में क्या कह देंगे? संसद। तो इस क्लास में आपने बेसिकली स्टार्टिंग टॉपिक को ही समझा है। अभी तक ध्यान से समझें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डाल सकता है। तो मैंने आपको ये बता करके बात खत्म नहीं करी कि केवल मैं बोलने को ये भी बोल सकता था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज और बात खत्म। लेकिन मैंने आपको पूरी बात अच्छे से समझानी है, क्योंकि हमने रटना नहीं है, हमने समझना है। ठीक, रियल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित या इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? और मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब मैंने इलेक्टेड मेंबर लिख दिया है तो इसका मतलब है जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं या जिनको हम मनोनीत सदस्य कहते हैं, ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताइए। नहीं डालेंगे। क्लियर? दैट्स इट। बस इतना ही आपको समझना था कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है और कौन नहीं डालता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि भाई ये चुनाव होता कहाँ है, कहाँ पर इसके वोट डाले जाते हैं। क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं ना कि कौन कौन वोट डालता है। अब हम ये समझेंगे कि जो ये वोट की प्रोसेसिंग हो रही है सारा, जैसे हम जाते हैं ना अपने बूथ सेंटर पे जाते हैं कि उस वाले स्कूल में भाई हमारा नाम आ रखा वोटर लिस्ट में, हम जाते हैं वहाँ पर, फिर उस स्कूल की लिस्ट में हमारा नाम देखा जाता है, फिर हम वहाँ पर वोट डालते हैं। बनाए रहते हैं ना वोटिंग सेंटर टाइप के, है ना? ठीक इसी तरह जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो भाई उसका सेंटर कहाँ पर होगा, कहाँ डाले जाते हैं वोट, समझ रहे हैं?
और उसका रिजल्ट कहाँ पर डिक्लेयर होता है, इस तरह की बेसिक बेसिक बातें हम यहाँ पर आप समझने वाले हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले जो मूलभूत बात है, क्योंकि बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है, हम पॉलिटिकल साइंस को अगर आगे और पढ़ेंगे तो यही बात अगर आपको मालूम नहीं होगी तो वो पढ़ने का सारा कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन भागीदारी लेते हैं हम समझ चुके हैं। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है कि मोटे मोटे तौर पर हम दो बातें समझ गए कि भाई एक तो एमएलए वोट डालेगा और एक एमपी वोट डालेगा। एमएलए को हमने कह दिया हिंदी में आपका विधायक और एमपी को हमने हिंदी में कह दिया आपका सांसद। दैट्स इट। अब बात क्या है, ये दोनों डालेंगे तो वोट राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन इन दोनों की जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। ध्यान से समझिएगा, एमएलए भी वोट डाल रहा है राष्ट्रपति को और एमपी भी डाल रहा है, लेकिन दोनों के वोट की वैल्यू अलग अलग है। अब दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएलए की वोट की वैल्यू। जो ये एमएलए है इसके वोट की वैल्यू क्या है, वोट वैल्यू। ठीक है, एमएलए की वोट की वैल्यू। तो पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको कह तो दिया कि अलग अलग होता है, लेकिन समझते हैं इसको कि ये कैसे अलग अलग हुआ। देखो, कोई पर्टिकुलर राज्य है, अभी एक सेकंड में यहाँ पर तो लगभग कुछ इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका भारत का नक्शा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कई राज्य बटे हुए हैं, यहाँ पर इसमें कई राज्य हैं। जैसे इधर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका यूपी आ गया। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पर आपका यूपी आ गया। अगर इस तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारा राजस्थान आ गया। ठीक है, इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा गुजरात आ गया। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया। इधर आएंगे तो इधर आंध्र प्रदेश आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा बटा हुआ है जो भारत में हमारा कई राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, बेसिक थ्योरी ये है कि आपको राज्य बताना है, स्टेट क्या होता है। तो बहुत से स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होगा स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कई राज्यों में भारत बटा हुआ है टुकड़ों में। अब हर स्टेट की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। अरे बात समझ में, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, राजस्थान की भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद, है ना, मध्य प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, महाराष्ट्र की ज़्यादा है। समझ रहे हो, इस तरह से प्रत्येक प्रत्येक जो राज्य है उसकी अपनी अपनी पॉपुलेशन है। ठीक है, आबादी है। तो उस पॉपुलेशन के बेस पर अब बात सुनो, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, अगर वहाँ का कोई लीडर है, बेसिक तौर पर आप ऐसे समझो, अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन और वहाँ का कोई नेता है, ठीक है, एक तरफ आप उस नेता को रखिए, दूसरी तरफ कोई ऐसा क्षेत्र लीजिए जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ पर भी कोई नेता है, तो दोनों में से ज़्यादा बात किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? भाई उसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, जिसके क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहा है, तो उसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके कि जिसके क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं। तो अधिक आबादी वाला क्षेत्र का जो एक मंत्री होगा, एक तरह से आप देखिए जो नेता होगा, उसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। समझने के लिए पहले इतना समझिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने वाले टॉपिक पे। हम कर रहे थे एमएलए की वोट की वैल्यू। ठीक, अब देखो, अब इसके वोट की वैल्यू कैसे निकल जाती है, इसका एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और हो सके इसका फॉर्मूला है, एक सूत्र है, आपने अगर हो सके तो इस फॉर्मूले को भी एज इट इज उतार के आना एग्जाम में, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके कॉपी चेकर के ऊपर, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो समझते हैं इस फॉर्मूले में क्या होता है। देखो, अगर हम, क्योंकि एमएलए तो हर क्षेत्र का अलग अलग है भाई, यूपी के अलग होंगे, उत्तराखंड के अलग होंगे, गुजरात के अलग होंगे, महाराष्ट्र के अलग होंगे, समझ रहे, कर्नाटक के अलग होंगे, इस तरह से सभी स्टेट्स के अलग अलग एमएलए होंगे। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है
टोटल, ध्यान से समझना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। कुल आबादी राज्य की, ठीक, डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक इस फॉर्मूले से पहले मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया इसमें भारत का नक्शा बना करके, कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा आबादी है वहाँ का अगर कोई लीडर है, वहाँ का अगर कोई नेता है, तो उसकी बात की अहमियत ज़्यादा होगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझो एक आदमी है, उसके पीछे हैं, मान एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं उसके पीछे हैं 10 लाख लोग, मतलब वो 10 लाख लोगों का नेता है, 10 लाख लोगों ने उसे चुन के बनाया है। वहीं दूसरी तरफ एक और नेता है जिसके पास केवल 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोगों का वो नेता है। तो ज़्यादा अहमियत किसकी मानी जाएगी? आप जरा खुद दिमाग लगाइए। ज़्यादा वैल्यू तो उसकी होगी ना जो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे बात को? ठीक, इस बात को ध्यान में रख के ही हम इस चीज़ को समझेंगे। तो हम समझ रहे हैं एमएलए की वोट की वैल्यू, जब ये राष्ट्रपति को वोट डालता है कोई भी एमएलए, तो उसके वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश का कोई एमएलए है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, गुजरात का कोई एमएलए वोट डाल रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू अलग होगी। तो वही हम समझ रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार पर कि उसके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, कोई भी स्टेट का जो एमएलए है उसके स्टेट की पूरी जनसंख्या। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो चलो हम एक एग्जांपल अभी लेंगे इसमें से, वो भी समझेंगे। चलो इसको समझते हैं हम, जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दे रखा है, शायद आपके लिए इजी हो जाए। देखिए यहाँ पर दिया है जो पंजाब है, पंजाब की कुल जनसंख्या कितनी बता रही है यहाँ पर? 13551,060, ठीक है। 1,35,51,060, ये टोटल क्या है? जनसंख्या। क्या है भाई? ये टोटल पॉपुलेशन कहाँ की? पंजाब की। ध्यान रहे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अभी इन चीज़ों को लिख रहे हैं, ताकि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब एक एमएलए वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए। हर एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया पंजाब की, हमने मान ली कुल जनसंख्या कितनी है? 1,35,51,060, ठीक। अब यहाँ से जो टोटल, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जितनी भी विधानसभाएं होंगी उस पूरी विधानसभा से जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर कह रहा हूँ, टोटल मेंबर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल मेंबर में आपके नॉमिनेटेड वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर का मतलब निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल जनसंख्या तो हमने ये मान ली। अब इलेक्टेड मेंबर मतलब एक तरह से मोटे मोटे तौर पे समझो कि पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब राज्य में, पूरे पंजाब स्टेट में कितने विधायक हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू विधायक बने हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो हमने वो मान लिए कि भाई वो हैं हमारे 104, मतलब कुल मिलाकर के पूरे पंजाब में 104 विधायक हैं, दैट इज 104 एमएलए हैं, 104 एमएलए हैं, 104 विधायक हैं, ठीक।
तो कुल जनसंख्या ये हो गई, कुल विधायक ये हो गए निर्वाचित, इलेक्टेड। तो अब देखो इन सब बातों को हम इस फॉर्मूले में डालते हैं जो हमने अभी ये पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई हमारे सामने क्या आ गया, इसको अलग कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास थी 1,35,51,060 बराबर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट, तो वो कितनी है भाई, ये लिखा ना पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट, तो वो है 104, ठीक। फिर हमने डिवाइड किससे कर देना है इसको, 1000 से, ठीक। तो ये सब करने के बाद हमारे सामने आता है रिजल्ट 130.29। अब सर ये तो 130.29 आ गया, इसको हम क्या माने। तो एक नियम है, जहां भी दशमलव या डेसिमल वाला सिस्टम आ जाए, तो डेसिमल के बाद अगर 50 है, अगर इसके बाद ये 130.50 या 51 होता तो इसको हम राउंड ऑफ करने के लिए टोटल 131 मान लेते, और 0.50 से अगर नीचे है तो इसको हम 130 ही मानेंगे। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके कितना माना, 130, क्योंकि ये 0.50 से ऊपर नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 29 लिखा हुआ, अगर ये 0.29 की जगह अगर ये 51 या 50 से ऊपर आता तो हम इसको 131 मानते, लेकिन ये 50 से कम है तो इसको हम राउंड ऑफ 130 ही मानेंगे। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ऐसा ही करना होता है। क्लियर, ठीक। चलो, तो हमारे सामने भाई आ गया 130 नंबर। अब सर इस 130 नंबर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब पंजाब का कोई विधायक, ध्यान से समझना, जब पंजाब का कोई विधायक अगर राष्ट्रपति चुनाव में अगर वोट डालेगा, पंजाब का विधायक अगर राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेगा, तो उसके वोट की वैल्यू क्या आएगी, 130 मानी जाएगी। एक मेंबर के वोट की वैल्यू 130 पॉइंट्स में गिनी जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में। हम पंजाब के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 1 नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे 130। अब ये 130 हमने कैसे बनाया, उसका आपने प्रोसेस समझ लिया। क्लियर, ठीक। अब हम समझेंगे, जैसा हमने यहाँ पर देखा था, थोड़ा सा हम इसमें बैक जाते हैं, ठीक है। इसके वोट की वैल्यू का आपने फॉर्मूला देख लिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय 1000। ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक। क्लियर इतनी बात। अब सांसद को हम अब समझेंगे कि सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है। क्लियर, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही हो। मैं बहुत धीरे धीरे एक एक बात को आपको गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। परीक्षा में जब सवाल आएगा ना सामने, आपको बहुत मज़ा आएगा, और सवाल जरूर आएगा इस चैप्टर से, ठीक। तो अब हम एमपी के वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो एमपी वोट वैल्यू, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख लो हिंदी में अगर आपको है तो, सांसद मत मूल्य, ठीक है। आइए इसको अब हम समझते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है,
ठीक है, देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल, ध्यान से सुनना, टोटल वोट्स ऑफ member, total votes of member of all state legislative assembly। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, समस्त विधान सभा के कुल मत। सिंपल, जितनी भी विधानसभाएं हैं पूरे भारत में, उन सभी विधानसभाओं में जितने भी मेंबर्स ने वोट दिए या जिनकी हमने इलेक्टेड मेंबर्स की वोट की वो पड़ी थी, तो जितने भी उनके वोट्स के हम पॉइंट गिनते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 130 आई थी पंजाब की एक एमएलए की, ऐसे कितने एमएलए होंगे वहाँ, उन सब की 130 130 130 130 काउंट कर करके कितना बनेगा वो फिगर। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के अगर एमएलए की वैल्यू निकालेंगे वोट की तो उसकी भी पता नहीं कितनी निकलेगी, तो ये सब काउंट करेंगे जितने भी बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, फिर इसके बाद टोटल मेंबर डिवाइड करेंगे इसको, टोटल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के कुल सदस्य। अब देखो कुल सदस्य मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन कुल सदस्य का मतलब कौन सा सदस्य कह रहा हूँ, कुल के बीच में आप लिखाएंगे निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, इलेक्टेड, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। अब सर बोथ द हाउसेस का मतलब क्या हुआ, आपने तो पार्लियामेंट कहा, मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस आते हैं, कौन से, एक आता है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा को आप कंबाइन करते हैं तो ही आपकी संसद कहलाती है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। आपके समझने के लिए जो हम यहाँ पर संसद कह रहे हैं उसमें आप लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को जोड़ेंगे। तो भाई लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं, राज्यसभा में भी कुछ मेंबर हैं। लोकसभा में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इलेक्शन के थ्रू जीते हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको बिना किसी इलेक्शन के ही लोकसभा का मेंबर बना दिया है। ठीक इसी तरह राज्यसभा में भी कुछ मेंबर ऐसे हैं। तो जो मेंबर इलेक्शन जीत के आए हैं, जो इलेक्टेड हैं, वो ही वोट डालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जितने भी टोटल मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों हाउसेस के, उनकी काउंटिंग कर लेंगे फुल, ठीक है। और उससे हम उसको डिवाइड करेंगे किसको, टोटल वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमने अभी पंजाब के एक एमएलए का वोट निकाला, इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश के सारे एमएलए के वोट, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, इसी तरह से सबके वोट्स की काउंटिंग कर दो, मतलब टोटल कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो लोकसभा और राज्यसभा में जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ध्यान रहे मेंबर्स की बात हो रही है, उनसे। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। इसी में हम मान लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, देखो मान लेते हैं कि सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, मतलब जितनी भी विधानसभाएं थी, आ रही है बात समझ में, मतलब जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, इन सभी के जो वोट थे उनको हमने काउंट करा और उन सब का फिगर बना 5,44,971। मैं आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। 5,44,971 ये है टोटल, मतलब पूरे भारत में जितने भी, ये देखो ना हमारा ये पूरा भारत है, इसमें जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी विधायक हैं, इन सब के वोटों की हमने वैल्यू निकाली। एक वोट की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पंजाब वाले की निकाली थी,
और फिर हमने इन सब को काउंट करा तो फिगर निकल कर के आया 5,44,997 मतलब 5,84,971 ठीक है। तो ये बन के आ गया हमारे सामने फिगर। और कुल अगर हम एमएलए बोलें, सॉरी कुल एमपी बोलें, कुल सांसद कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा के, अगर इलेक्टेड एमपी ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के, तो वो कितने निकल के आए हमारे सामने, ठीक है, वो निकल के आया हमारे सामने 776। तो हमारे सामने दो चीज़ें आ गई, एक तरफ तो कुल वोट सारे विधायकों के मिला दिए हमने तो 5 लाख, इस तरह से फिगर बन के आ गया। ठीक उसी तरह से कुल सांसद कितने हैं दोनों सदनों के, तो 776। अब इसको हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में जो हमने जस्ट इससे पहले अभी पढ़ा था। तो उस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि जो टोटल वोट पड़े हैं 5,44,971 डिवाइड करेंगे टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस तो 776, इसे काट पीट करके क्या आया 702.28। अब फिर से यहाँ 0.28 आ गया। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर पॉइंट के बाद 50 है तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो उस सब को आप भूल जाएंगे जितना भी पॉइंट है। तो 702.28 है तो इसको हम कितना मानेंगे 702। क्लियर है बात, इसको मानेंगे हम 702। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है कितनी 702। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है, जो हमने फिगर्स माने हैं उसके आधार पर ये आया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, यही दिखाया था ना मैंने आपको, देखो स्टार्टिंग में ये कि एमपी के वोट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, टोटल वोट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपल। उसके बाद टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं भाई, उन सबको टोटल कर लो, उससे डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वो वोट वैल्यू होगी एक एमपी के राष्ट्रपति के चुनाव में। जब वो अपना एक वोट आएगा एक आदमी का तो उसको उतना माना जाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमारा कितना निकल के आया 702। ठीक है, तो एमपी का वोट अगर एक वोट डालेगा वो तो उसको 702 पॉइंट मिलेंगे। आई बात समझ में। तो वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे जहां पर हम लोग रुके हुए थे, ये कि एमपी के वोट की वैल्यू क्या है। तो आई थिंक आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय total number of elected members of both houses। क्लियर। हिंदी में आपको अगर ये लिखना है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसी को आप लिख लेंगे कुल मत सभी विधान सभा के, इसको आप डिवाइड करेंगे कुल निर्वाचित सदस्य संख्या दोनों सदनों के। ठीक, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। पहले क्या समझा था हमने कि भाई इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, मुख्य तौर पर विधानसभा के जो
इलेक्टेड जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब जो लोग इलेक्शन के थ्रू जीत करके मेंबर ऑफ आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बने हैं, जिसे आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहते हैं, वो लोग वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेटेड नहीं डालेंगे, जिनको बिना इलेक्शन के एमएलए बनाया है वो लोग वोट नहीं डाल सकते राष्ट्रपति चुनाव में, ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ हमने और क्या समझा, केंद्र में या संसद से जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, दैट मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, वो भी वोट डाल सकते हैं, ये हमने समझा। वहाँ पर भी इलेक्टेड है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट या संसद के भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें भी इलेक्टेड वाले ही वोट डालेंगे राष्ट्रपति को। मतलब दोनों केसेस में, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, मनोनीत सदस्य तो डाल ही नहीं सकते हैं राष्ट्रपति को वोट। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात हमने क्या समझी कि इसमें जो वोट वैल्यू होती है वो क्या होती है। एक राज्य का विधायक जब राष्ट्रपति को वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू क्या निकलती है, वो मैंने आपको एक फॉर्मूले से समझाया। ठीक उसी के बाद हमने क्या समझा कि अब जब सांसद, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, जब कोई सांसद वोट डालता है राष्ट्रपति के लिए तो उसके वोट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमने वो वोट वैल्यू का फॉर्मूला भी पढ़ा, दोनों उसमें, एमपी के लिए भी और एमएलए के लिए भी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझना है। आई थिंक वैसे तो मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा, अगर आपने पूरी क्लास पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर अटेंड करी है, इसमें कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, इससे इजी तो कोई भी आपको समझा नहीं सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक, तो इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन।